जैसे कि आप सभी को पता होगा चैप्टर 2 एसिड बेसेस एंड साल्ट, इसका ये क्लास नंबर 3 है। हमने पिछले 2 क्लास में इसके पहले के जो भी टॉपिक थे उनको डिस्कस किया। आज हम देखेंगे कि क्या अम्ल और क्षार विद्युत का चालन करते हैं या नहीं। तो इसको समझने के लिए एक क्रियाकलाप यहाँ पर दिया गया है। हमने पिछले क्लास में 9th क्लास में आयनिक यौगिकों के द्वारा जलीय विलयन में किस प्रकार से विद्युत का चालन होता है या इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है उसको हमने देखा था। ठीक है, हमने यहाँ पर कोई भी आयनिक यौगिक रखे थे जो आयनित हो जाते हैं, मतलब अपने आयनों में टूट जाते हैं। अगर कोई भी आयनिक यौगिक अपने आयनों में टूटेगा या प्लस चार्ज माइनस चार्ज में टूटेगा तभी इसमें से विद्युत प्रवाहित होगा। तो हमको यही देखना है कि जो भी अम्ल यहाँ पर हम ऐड करेंगे या जो भी बेस यहाँ पर ऐड करेंगे वो अपने आयनों में टूटेगा या प्लस चार्ज माइनस चार्ज में टूटेगा तभी इसमें से विद्युत प्रवाहित होगा। हम यहाँ पर एक बैटरी भी लगाए हैं, बल्ब है, स्विच है, हमने तांबे का तार लिया, यहाँ पर 2 कील को एक कार्क में, रबर का कार्क में लगा दिए हैं। ठीक, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम 50 ml तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालेंगे। ठीक है, हमने पहले क्या किया, यहाँ पर 100 ml का एक बीकर लिया है, फिर उसमें 50 ml तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालेंगे। 2 पिन लगाया, उसके बाद एक बैटरी से इसको वायर से जोड़ा, तांबे के तार से स्विच लगा दिए, बल्ब लगा दिए। ठीक है, अगर ये जो तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो अपने आयनों में टूटेगा, मतलब HCl का फॉर्मूला क्या होता है, HCl। ठीक है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन क्या है, प्लस चार्ज में है और क्लोरीन क्या है, माइनस चार्ज में है। अगर ये प्लस चार्ज और माइनस चार्ज में टूटेगा तभी तो इसमें से क्या होगा, विद्युत प्रवाहित होगा। हमने पिछले क्लास में देखा था जो भी आयनिक यौगिक हम लेते थे वो अपने आयनों में अगर टूट रहे हैं प्लस चार्ज माइनस चार्ज में तभी क्या होगा, इसमें से विद्युत प्रवाहित हो रहा था। ओके, तो यहाँ पर भी वही होगा, अगर ये टूटेगा तभी विद्युत प्रवाहित होगा। अगर आप इस तरह के प्रैक्टिकल करोगे तो आप देख पाओगे कि यहाँ पर जो बल्ब है वो आपको जलता हुआ मिलेगा। ठीक है, तो इससे हम समझ सकते हैं कि जो भी एसिड है, चाहे हम एसिड लें या बेस लें, जैसे यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड का भी विलयन यहाँ पर डालने को बोला गया है। अगर इसका भी विलयन यहाँ पर लेते हैं तब भी वो अपने आयनों में टूट जाएगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ पर सोडियम क्या है आपका प्लस चार्ज में है और हाइड्रोक्साइड क्या है यहाँ पर माइनस चार्ज में है। तो इस तरीके से प्लस और माइनस चार्ज में क्या हो जाएगा, ये टूटेगा। तो अपने आयनों में टूट रहा है इसलिए यहाँ पर क्या होगा, विद्युत प्रवाहित होगा, यहाँ पर बल्ब जल जाएगा। ओके, तो अपना अगला टॉपिक यहाँ पर क्या है, आयनीकरण। हमने देखा अभी कि जो अम्ल और क्षार होते हैं वो विद्युत का चालन करते हैं। तो विद्युत का चालन कब करेंगे, जब वो अपने आयनों में टूटते हैं, मतलब प्लस चार्ज या माइनस चार्ज में ब्रेक होते हैं, तभी वो क्या करेंगे, विद्युत का चालन करेंगे। तो यहाँ पर आयनीकरण का टॉपिक यहाँ पर भी दिया गया है। तो आयनीकरण का जो टॉपिक है उसके बारे में जो भी व्यवहार, जैसे यहाँ पर लिखा है, अम्ल एवं क्षारों के जलीय विलयन के व्यवहार को समझने का प्रयास समय समय पर बहुत सारे वैज्ञानिक करते आए हैं। जैसे एक मेन वैज्ञानिक थे आर्हेनियस। ठीक है, आर्हेनियस, इन्होंने 1884 में अपने अवलोकन के आधार पर कहा कि जो अम्ल और क्षार हैं उनके कुछ विशिष्ट गुण पाए जाते हैं। विशिष्ट गुण किस तरीके से पाए जाते हैं, जो अम्ल होते हैं वो ऐसे अणु हैं जो जलीय विलयन में धन आवेशित हाइड्रोजन आयन, ठीक है, अम्ल ऐसे अणु हैं जो जलीय विलयन में धन आवेशित हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन प्लस आयन एवं ऋण आवेशित आयनों में क्या हो जाते हैं, विभाजित हो जाते हैं। मेन हमको यहाँ पर याद रखना है जो अम्ल होते हैं वो प्लस चार्ज रिलीज करते हैं वाटर में। ठीक है, आपको बेसिकली इसी को याद रखना है कि जो भी अम्ल होते हैं वो जलीय विलयन में हाइड्रोजन प्लस आयन क्या करते हैं, रिलीज करते हैं, और ऋण आवेशित आयन भी क्या होते हैं, वियोजित होते हैं या रिलीज होते हैं। लेकिन हमको मेन यहाँ पर याद रखना है क्या, हाइड्रोजन प्लस चार्ज को। ओके, फिर बोला कि जो क्षार होते हैं वो जलीय विलयन में ऋण आवेशित आयन हाइड्रोक्साइड आयन OH माइनस चार्ज में यहाँ पर हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज होता है। तो अम्ल में आपको याद रखना है कि हाइड्रोजन प्लस चार्ज यहाँ पर रिलीज होता है जलीय विलयन में, और क्षार में आपको याद रखना है कि हाइड्रोक्साइड आयन माइनस चार्ज में यहाँ पर रिलीज होता है। तो इसी आधार पर आर्हेनियस ने अम्ल एवं क्षार के क्या किया, डेफिनेशन दिया कि जलीय विलयन में अम्ल हाइड्रोजन आयन रिलीज करता है, हाइड्रोजन प्लस आयन, और जो क्षार होते हैं वे हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज करते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जांपल में दे दिया H2SO4, क्या है, एक एसिड है। तो यहाँ पर प्लस चार्ज में हाइड्रोजन यहाँ पर रिलीज हो रहा है और सल्फाइड आयन यहाँ पर माइनस चार्ज में बन रहा है। तो हम मेन यहाँ पर एसिड के लिए इसको याद रखना है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है, एक बेस है, क्षार है, जहाँ पर आपको
OH मतलब हाइड्रोक्साइड आयन को याद रखना है, यहाँ पर ये रिलीज होता है। ठीक है, तो इसी के आधार पर कैटेगराइज किया गया कि जलीय विलयन में एसिड हाइड्रोजन आयन रिलीज करता है और क्षार हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज करता है। ओके, तो आयनीकरण का मेन डेफिनेशन यही है कि जो भी विलयन रहेगा वो अपने आयनों में क्या हो जाता है, विभक्त हो जाते हैं, टूट जाते हैं। जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन प्लस चार्ज में और सल्फाइड माइनस चार्ज में टूटा, क्या H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक एसिड। यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैल्शियम प्लस चार्ज और हाइड्रोक्साइड आयन मतलब माइनस चार्ज में यहाँ पर टूटा है, मतलब अपने आयनों में क्या हो जा रहे हैं, ये ब्रेक हो जा रहे हैं। और आयनीकरण मुख्यतः पदार्थ की विलयन में सांद्रता, मतलब विलयन जो भी विलयन हम बनाएंगे और जिसका भी हम आयनीकरण देख रहे हैं उसकी सांद्रता कैसी है, मतलब कितनी सांद्रता में वो वहाँ पर घुला हुआ है या कितनी सांद्रता कितनी मात्रा में हम ले रहे हैं, या आयनों के वियोजित होने की क्षमता, मतलब कितने आयन उसमें वियोजित हो रहे हैं या घुल रहे हैं, उसके आधार पर आयनीकरण की क्षमता को निर्धारित किया जाता है। आई होप आप इतना समझ गए हो। यहाँ पर स्वास्टे अंगस्ट आर्हेनियस उनके बारे में कुछ बताया गया, यही जो आयनीकरण के सिद्धांत को ये लेकर आए, इसी कारण इनको 1903 में नोबेल पुरस्कार से पुरस्कारित किया गया था। तो चैप्टर में आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है। क्या क्वेश्चन देखिए, क्या सभी यौगिक जिनमें हाइड्रोजन है वे अम्ल हैं? आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया है, क्या सभी यौगिक जिनमें हाइड्रोजन है वे अम्ल हैं? अभी आप कमेंट करके बताइए क्या ये सही है। अभी हमने देखा कि जिसमें भी हाइड्रोजन आयन होता है वो क्या होते हैं, अम्ल होते हैं, मतलब जलीय विलयन में हाइड्रोजन प्लस चार्ज क्या कर रहे हैं, रिलीज कर रहे हैं, वे सभी क्या है, एसिड है। तो क्या ये सत्य है कि क्या सभी यौगिक जिनमें हाइड्रोजन है वे अम्ल हैं? लेकिन ऐसा नहीं होता। जो भी क्रियाकलाप हमने पिछले में किया विद्युत चालन वाला, उसी क्रियाकलाप को फिर से आपको रिपीट करना है। क्या करना है, यहाँ पर 100 ml का एक बीकर लो, उसमें 100 ml ग्लूकोज विलयन उसमें डालना है। ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, C6H12O6। यहाँ पर हाइड्रोजन आयन आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो उसी तरीके क्रियाकलाप आपको दर्शाना है। तो क्या अब देखना है हमें क्या यहाँ पर बल्ब जला, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन आयन है, हाइड्रोजन आयन रिलीज होना चाहिए, तो यहाँ पर बल्ब भी क्या होना चाहिए, जलना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है, यहाँ पर हाइड्रोजन आयन रिलीज नहीं होता। ठीक है, जिससे बल्ब भी नहीं जलता। तो हम यहाँ पर ये ध्यान रखेंगे कि सभी यौगिक जिनमें हाइड्रोजन है वे अम्ल नहीं होते। ठीक है, सभी अम्ल नहीं होते जिनमें हाइड्रोजन है। जैसे यहाँ पर C6H12O6 मतलब क्या, यह ग्लूकोज है, ग्लूकोज एक अम्ल नहीं है। फिर एक क्वेश्चन किया गया यहाँ पर, क्या अम्ल केवल जलीय विलयन में ही आयन उत्पन्न करते हैं? ठीक है, क्या जलीय विलयन में ही वे अपने आयनों में टूटते हैं? जैसे HCl हो गया, HCl किस तरीके से टूटा था, H प्लस और C मतलब क्लोरीन माइनस में, इस तरीके से टूटा था, किसमें, जलीय विलयन में। क्या यह सत्य है, सिर्फ जलीय विलयन में ही अम्ल जो है अपने आयनों में टूटते हैं? इसका भी क्रियाकलाप यहाँ पर दिया गया है। आगे देखिए यहाँ पर क्या परीक्षण किया गया है। एक टेस्ट ट्यूब लिया गया, उसमें 1 ग्राम सोडियम क्लोराइड लिया गया। ठीक है, 1 ग्राम सोडियम क्लोराइड, फिर 1 से 2 ml H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड को, सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड ना, सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड को इसमें किनारे से डाल गया, इसमें किनारे से डाला गया। ठीक है, तो इसमें से कुछ गैस निकलेगा। कौन सा गैस निकलेगा, HCl। ठीक है, HCl। हम यहाँ पर परीक्षण क्या कर रहे हैं, परीक्षण ये कर रहे हैं कि क्या सिर्फ जल में ही जो एसिड होते हैं वो अपने आयनों में टूटते हैं, ये हम यहाँ पर परीक्षण कर रहे हैं। तो देखिए हमने पहले क्या किया, सोडियम क्लोराइड लिया 1 ग्राम, उसके बाद 1 से 2 ml यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड, सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड को यहाँ पर डाले, तो आप देखोगे यहाँ से हमें HCl गैस फॉर्म होता मिलेगा। ठीक है, यहाँ से हमें HCl गैस फॉर्म होता मिलेगा। तो हमने क्या किया, एक कारक से इसको बंद कर दिया, एक निकास नली ले लिया। उसके बाद हमने यहाँ से जो HCl गैस निकल रहा है, जो यहाँ से HCl गैस निकल रहा है उसको एक निकास नली से यहाँ पर हमने नीला लिटमस पेपर लिया। पहले हम सूखे नीले लिटमस पेपर को लेंगे। अगर यहाँ से HCl गैस निकलेगा तो जो सूखा लिटमस पेपर है उसको यहाँ पर रखने पर कोई भी चेंजेस नहीं होता। ठीक है, HCl अभी क्या है, वो एसिड है। हम यहाँ पर सूखा लिटमस पेपर लेंगे तो उसमें किसी भी प्रकार के चेंजेस नहीं आएगा, उसके रंग में परिवर्तन नहीं होगा। परिवर्तन होता तो ये क्या हो जाता, रेड कलर में, लाल कलर में बदल जाता, लेकिन इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा सूखा वाला में ना। लेकिन गीला लिटमस पेपर लेने पर, गीला लिटमस पेपर लेने पर इसके मतलब किनारे में लेकर आओ गीला लिटमस पेपर को, तो आप देख पाओगे कि उसके रंग में चेंजेस आ जाएगा।
ओके, उसके रंग में चेंजेस आ जाएगा, मतलब वो रेड कलर में बदल जाएगा। इसका मतलब क्या है, जो HCl गैस यहाँ से निकल रहा है वो आर्द्र मतलब गीला हुआ, गीला उसमें क्या है, पानी है ना, तो पानी है तो क्या होगा, हाइड्रोजन आयन और क्लोरीन आयन में वो क्या हो जाएगा, विभक्त हो जाएगा, जिससे वो अपनी एसिड मतलब जिससे वो अपनी अम्लीयता प्रदर्शित करेगा। जिसी कारण ही यहाँ पर जो नीला लिटमस पेपर रहेगा वो रेड लिटमस पेपर में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। लेकिन ये सूखा लिटमस पेपर के साथ नहीं होगा, सिर्फ गीला, गीला मतलब आर्द्र नीला लिटमस पेपर के साथ ये होगा। ओके, तो इससे हम समझ सकते हैं कि जो भी एसिड होता है वो सिर्फ जलीय विलयन में ही अपना आयन उत्पन्न करते हैं। लेकिन कुछ बेस, कुछ क्षार ऐसे भी हैं जो भी जलीय विलयन में ही अपना आयन उत्पन्न करते हैं या आयनों में विभक्त हो जाते हैं। जैसे यहाँ पर क्षार दिया गया है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये कुछ क्षार के एग्जाम्पल दिए गए हैं जो जलीय विलयन में ही अपने आयनों में क्या होते हैं, विभक्त होते हैं। तो यहाँ पर कुछ लाइन दिया गया, देखो, कोई भी अम्ल या क्षार कितना प्रबल या दुर्बल है यह उसके आयनन की मात्रा पर निर्भर करता है। कोई भी अम्ल अम्ल क्या है, दुर्बल है या प्रबल है, वो उसके आयनन की, मतलब कोई भी विलयन ले रहे हैं उसमें अगर हम एसिड डालें वो जितनी मात्रा में घुलेगा उसमें, ठीक है, जितनी मात्रा में घुल जाएगा, पूरी तरीके से घुल रहा है, मतलब वो क्या है, प्रबल अम्ल है या प्रबल क्षार है, जो ज़्यादा आयनित नहीं होता, ठीक है, ज़्यादा अपने आयनों विभक्त नहीं होता, मतलब वो क्या है, एक दुर्बल क्षार या अम्ल है। प्रबल अम्ल तथा क्षार के अणु पूर्णतः आयनित हो जाते हैं, ठीक है, बोल रहे हैं ना, जबकि दुर्बल अम्ल तथा क्षार के अणु आंशिक रूप से आयनित होते हैं। अर्थात दुर्बल अम्ल या क्षार के विलयन में उनके कुछ ही अणु आयनित होते हैं, ज़्यादातर अणु अनआयनित रहते हैं। जिनके सभी अणु आयनित हो जाते हैं वो क्या कहलाएंगे, आपके प्रबल अम्ल या क्षार होंगे। और जिनके सभी अणु आयनित नहीं होते, कुछ अणु आयनित मतलब अनआयनित रह जाते हैं, वो क्या होंगे, एक दुर्बल अम्ल या क्षार होंगे। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। अगले क्लास में हम आगे के जो भी टॉपिक यहाँ पर दिया गया है उन सभी को कवर करेंगे।